हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो हम कल अखिल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए थे आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा और बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखे भी थे, तो हमें उम्मीद है कि उन लोगों को भी बेहतर समझ में आएगा। आज उसमें हम बताए थे हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हिंदी भाषा क्या है, हिंदी का जन्म किससे हुआ था। तो इस सारी चीज़ों पर चर्चाएं की थी जो क्वेश्चन बना करके हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। वैसे ही वीडियो हमने बना करके अपलोड किया था और काफ़ी लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत सारे लोग कमेंट भी किए कि सर बहुत बेहतर बना है वीडियो, आप ऐसे ही बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो काफ़ी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारा प्यार हमको देंगे। तो आज हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा दोस्तों, वो हमारा होगा आर्य भाषा। आर्य भाषा अर्थात प्राचीन आर्य भाषा। तो आर्य भाषा के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे इस अखिल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखते हैं कि आर्य भाषा है क्या, और इससे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ से हर कंपटीशन में क्वेश्चन उठा के परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ऐसा है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे। और जो लोग हमारा वीडियो पहला नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जा करके पहला वीडियो देख लें, उसके बाद दूसरा वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसको भी देखें, तब काफ़ी समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप लोग बेस नहीं समझेंगे, तो बेस अगर नहीं समझेंगे तो वैसे नहीं समझ में आएगा। इसलिए बेसिक से हमको हिंदी सिखाना है। हिंदी पढ़ाई नहीं दोस्तों, हिंदी सिखाई जाती है। हिंदी हम सिखाएंगे आप लोगों को, हिंदी कैसे पढ़ी जाती है, किस प्रकार से हिंदी को पढ़ना है। लोग कहते हैं कि हिंदी हमको आता नहीं है, हिंदी नहीं आता है, हिंदी में बहुत कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर नहीं, हम सिखाएंगे आपको। इस अखिल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सिखाएंगे आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पढ़ते हैं आज आर्य भाषा। तो देखते हैं आर्य भाषा है क्या। आर्य, आर्य का अर्थ अगर हम इसको देखें तो दोस्तों आर्य का अर्थ जो होता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है दोस्तों? आर्य का जो अर्थ होता है ये श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अर्थात श्रेष्ठ लोगों की जो भाषा थी वही हमारी आर्य भाषा है। और सबसे प्राचीन अगर भाषा हम देखें तो सबसे जो प्राचीन भाषा है वो दोस्तों क्या है? संस्कृत है। और हिंदी की आर्यजन्नी क्या है? हिंदी की जो आर्यजन्नी है वो भी संस्कृत है। तो हिंदी की आर्यजन्नी कौन सी है? संस्कृत है। और संस्कृत को दोस्तों हम आर्य भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य भाषा कहते हैं। संस्कृत को दोस्तों हम आर्य भाषा भी बोलते हैं। संस्कृत को क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्य भाषा। और हिंदी की आर्यजन्नी कौन सी है दोस्तों? तो संस्कृत है। तो हम सबसे पहले आज देखते हैं आर्य भाषा है क्या। तो प्राचीन आर्य भाषाओं को दोस्तों 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषाओं को दोस्तों कितने कालों में बांटा गया है? तो 3 कालों में बांटा गया है। देख लेते हैं यहाँ प्राचीन आर्य भाषाओं को 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषाओं को 3 कालों में बांटा गया है। कितने कालों में दोस्तों बांटा गया है? 3 कालों में बांटा गया है। और 3 काल कौन कौन से हैं? तो पहला हम देखते हैं ये हमारा होता है प्रा भा आ। दोस्तों प्राभा आ का मतलब क्या होता है? प्राभा आ का मतलब होता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दोस्तों प्राभा आ का मतलब होता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा है मा भा आ। दूसरा क्या है दोस्तों? मा भा आ।
तो मा भा आ मध्यकालीन 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 भारतीय आर्य भाषा। एकदम दोस्तों बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, और आप अगर एक बार पढ़ लेंगे दोबारा कभी भूलेगा नहीं, ऐसा हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। एकदम बेस से शुरू से पढ़ा रहे हैं, कभी भूलेगा नहीं आपको। अब देखिए मा भा आ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरा दोस्तों है आ भा आ आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। क्या है दोस्तों? आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए दोस्तों, प्राचीन आर्य भाषाओं को कितने कालों में बांटा गया है दोस्तों? तो 3 कालों में बांटा गया है। 3 काल कौन कौन से हैं? तो प्रा भा आ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मा भा आ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और आ भा आ आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। तो कितने काल हो गए दोस्तों? 3 काल हो गए। 3 कालों में प्राचीन आर्य भाषाओं को बांटा गया है। अब दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 कालों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को दोस्तों कितने कालों में बांटा गया है? तो 2 कालों में बांटा गया है। और कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो दोस्तों एक हमारा होता है वैदिक संस्कृत। कौन सा दोस्तों? वैदिक संस्कृत होता है दोस्तों। पहला हमारा होता है दोस्तों वैदिक संस्कृत, और दूसरा जो हमारा दोस्तों होता है ये लौकिक संस्कृत होता है दोस्तों। लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत पहला हमारा वैदिक संस्कृत, और दूसरा हमारा जो होता है ये लौकिक संस्कृत होता है। और वैदिक संस्कृत देख लेते हैं क्या है दोस्तों। वैदिक संस्कृत को हम अलौकिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? अलौकिक संस्कृत के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अलौकिक संस्कृत। अर्थात वैदिक संस्कृत का दूसरा जो नाम होता है वो अलौकिक संस्कृत होता है। और इधर हम देखेंगे लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत, अच्छा वैदिक को अगर हम तोड़ें, वैदिक को हम तोड़ें तो ये टूटेगा वेद धन इक प्रत्यय। वेद धन इक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? वैदिक होता है। अगर पूछ लेता है क्वेश्चन यहीं से कि वैदिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इक प्रत्यय लगा है। और वेद से क्या हो गया दोस्तों? वेद हो गया। तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो अलौकिक का मतलब होता है जो इस लोक की ना हो, अर्थात जो देवताओं द्वारा प्रयोग में लाई गई संस्कृत थी उसे हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। क्या कहते हैं? देवताओं द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसे हम कहें कि वैदिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत लोगों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसे हम कहेंगे लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में अगर देखें तो वैदिक संस्कृत में दोस्तों अगर हम वैदिक संस्कृत देखते हैं तो वैदिक संस्कृत में अगर हम देखें तो इसमें दोस्तों वेद लिखे गए। क्या लिखे गए? वेद लिखे गए। अगर हम वैदिक संस्कृत को यहाँ देखते हैं तो वेद लिखे गए दोस्तों। वेद लिखे गए, अपने अपने वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अपने अपने वेद के क्या दोस्तों हैं? ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक लिखे गए। आरण्यक और दोस्तों वेद लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उपनिषद लिखे गए दोस्तों। क्या लिखे गए? उपनिषद लिखे गए। अर्थात देवताओं द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसे हम कहें वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत में हमारा वेद मिलता है, ब्राह्मण मिलता है, आरण्यक मिलता है,
उपनिषद का जो साहित्य है वो वैदिक संस्कृत साहित्य है दोस्तों। लेकिन हमें पढ़ना है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लौकिक संस्कृत, लोगों द्वारा जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया उसे हम क्या कहें दोस्तों, लौकिक संस्कृत बोले। अब इधर हम देखते हैं क्या क्या है। तो अब आप जानते होंगे वेदों की संख्या 4 होती है। सबसे प्राचीन जो वेद होता है वो ऋग्वेद होता है। सबसे नवीनतम जो वेद होता है वो आपका अथर्ववेद होता है, अर्थात सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। और 3 वेद की जो रचना है वो रचना देवताओं ने की है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब होता है दोस्तों कि मानव के बस की बात नहीं थी वेदों की रचना करना। तो 3 वेदों की जो रचना हुई है वो देवताओं ने किया है, और एक वेद जो मिलता है चौथा हमारा अथर्ववेद, वो अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया है। ऐसा आप जानते हैं दोस्तों, ऐसा होता है। और हम आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें अब आगे चेक करते हैं। तो प्राचीन आर्य भाषा हमने समझा, एक तो हमारा वैदिक संस्कृत हो गया था, दूसरा जो हुआ था वो दोस्तों लौकिक संस्कृत था। दूसरा हमारा क्या था दोस्तों, तो लौकिक संस्कृत था। अब लौकिक संस्कृत दोस्तों, मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा लेना पड़ेगा क्या, लौकिक संस्कृत। चलिए ठीक है, दूसरा ले रहे हैं। मार्कर नहीं चल रहा वो दूसरा। अब देखिए दोस्तों, लौकिक नहीं चल रहा, लौकिक संस्कृत दोस्तों मध्यकालीन आर्य भाषा में अगर हम देखें, लौकिक संस्कृत का मतलब होता है दोस्तों जो इस लोक की है, उसे हम लौकिक संस्कृत बोलते हैं। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, उसको हम आगे समझाएंगे। इधर देखिए, इसमें जो मिलता है दोस्तों, इसमें 3 भाषाएं मिलती हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। एक दोस्तों आती है पाली, और दोस्तों दूसरा है प्राकृत, या इसी का नाम होता है दोस्तों अर्धमागधी। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है अपभ्रंश होता है दोस्तों। पहला हमारा जो होता है वो पाली, दूसरा प्रकृत या अर्धमागधी, और तीसरा हमारा अपभ्रंश। अर्थात ये जो 3 भाषाएं हैं ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। पूछ लेता है कि पाली किस भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है पाली जो है ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आएगी। अच्छा, प्रकृत या अर्धमागधी, ये भी देखिए दोस्तों किसके अंतर्गत आ रही है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। और जो हमारा अपभ्रंश है, अपभ्रंश वो हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों। अब इधर हम चेक करते हैं, और जो आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा है इसके अंतर्गत दोस्तों हमारी आती है क्या, तो हिंदी आती है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आगे, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत दोस्तों क्या आती है, तो ये जो आती है हमारी ये हिंदी आती है। अब देखिए दोस्तों, एक हम सिस्टम आपको बता रहे हैं। यहाँ से देखिए जो पाली भाषा है, तो जो बौद्ध साहित्य मिलते हैं आपको वो पाली भाषा में मिलते हैं। प्रकृत या अर्धमागधी जो मिलता है वो प्रकृत या अर्धमागधी भाषा मिलता है। ये जैन साहित्य, जितने जैन साहित्य मिलेंगे सब में प्रकृत या अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि दोस्तों स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है।
पौमचरियो लिखे हैं। और हिंदी जो है हमारी ये आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। तो अब दोस्तों हम इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं, कौन सी भाषा कब तक जो है मानी गई है, कब तक चली गई है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि बीएड एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था कि हिंदी का विकास कब से माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि इसका टाइम समय क्या है, कि कब से कब तक कौन सी भाषा चली थी, अर्थात पाली का समय क्या है, या प्रकृत या अर्धमागधी अपभ्रंश का समय क्या है, हिंदी का समय क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए चलते हैं, हम देख लेते हैं कौन सी किस भाषा का टाइम क्या है, समय क्या है। तो चलते हैं हम इसको देखते हैं, इसका समय देखते हैं क्या है। दोस्तों भाषाओं का समय, दोस्तों का समय, भाषाओं का समय। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी जो चली थी वो वैदिक संस्कृत आई थी, वैदिक संस्कृत। और दूसरी जो हमारी है, ये जो वैदिक संस्कृत है ना, जो वैदिक संस्कृत है, इसका समय अगर हम देखेंगे तो इसका जो समय है ये हमारा है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। देखिए जो वैदिक संस्कृत का टाइम समय है, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये हमारा वैदिक संस्कृत का समय था। जो वैदिक संस्कृत है वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब जो हमारा लौकिक संस्कृत है, दूसरा दोस्तों क्या है, लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत का हमने बताया कि लौकिक संस्कृत क्या है, जो लोगों द्वारा जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया उसे हम क्या बोले, लौकिक संस्कृत बोले। इसका समय अगर हम देखेंगे तो ये हमारा आता है 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। एक लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व दोस्तों चला है। अब हमारी आती है तीसरी पाली। कौन सी आती है दोस्तों, तो पाली आती है। अगर हम पाली का टाइम देखें तो ये हमारा चला है 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी चली है दोस्तों। क्या है, पहली ईस्वी, अर्थात 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक हमारी कौन सी है, तो पाली है। अच्छा ये सब भाषा ऐसा क्यों, वैदिक संस्कृत आ रहा, फिर लौकिक संस्कृत, फिर जो हमारा तीसरा है पाली है। तो जो वैदिक संस्कृत थी ना वो बहुत कठिन थी और लोगों द्वारा नहीं बोली जाने योग्य थी, लोग नहीं बोल पा रहे थे उसको। किसको, तो वैदिक संस्कृत को। तो मनुष्य जो है वो अपना एक, अगर हम कह सकते हैं तो सरल की तरफ चलता है, सरल की ओर चलता है, कठिन से सरल की ओर चलता है। तो वैदिक संस्कृत जब लोगों द्वारा, कहने का मतलब नहीं बोल पा रहे थे लोग, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लौकिक संस्कृत का लोग प्रयोग किए, अर्थात लोगों द्वारा जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया उसे हम लौकिक संस्कृत कहे। इसका समय था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। उसके बाद जब लौकिक संस्कृत लोगों को कठिन लगने लगी तो धीरे धीरे क्या हुआ, पाली भाषा आई। और जो पाली भाषा आई वो 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक चली। 500 ईसा पूर्व से कब तक चली, तो पहली ईस्वी तक चली। अब देखिए
जो बौद्ध साहित्य मिलते हैं वो पाली भाषा में मिलते हैं। जितने बौद्ध साहित्य मिलेंगे आपको दोस्तों वो पाली भाषा में मिलेंगे। तीसरी हमारी जो भाषा, चौथी, वो आपका है प्राकृत, या इसे बोलते हैं, इसी का नाम दूसरा है अर्धमागधी। इसका नाम क्या है? प्राकृत या अर्धमागधी। तो अगर हम इसको देखें तो इसका समय है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक ये हमारी चली है कौन सी? प्राकृत या अर्धमागधी दोस्तों, ये चली है। प्राकृत या अर्धमागधी कब से कब मानी जाती है? तो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक मानी जाती है। अब प्राकृत जो जैन साहित्य हैं, जितने भी जैन साहित्य मिलेंगे सब दोस्तों वो प्राकृत या अर्धमागधी में मिलेंगे। ये बात हमारी ध्यान रखना, जो पाली भाषा है और प्राकृत या अर्धमागधी है, तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में, जैन साहित्य ये प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में मिलते हैं। प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में मिलते हैं। उसके बाद हमारा दोस्तों आता है हिंदी। क्या आता है? हिंदी आता है। और हिंदी को अगर हम देखें तो हिंदी नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा, अपभ्रंश आएगा। हिंदी नहीं, अभी हिंदी नहीं, क्या आएगा? अपभ्रंश, सॉरी, इसका आता है दोस्तों अपभ्रंश। क्या आता है? अपभ्रंश आएगा। अब हमारा आता है अपभ्रंश। जो अपभ्रंश है दोस्तों ये हमारा चला है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा जो है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ये हमारा ऐसा माना जाता है कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक कौन सी भाषा चली है? तो अपभ्रंश भाषा चली है। जो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, और पौमचरियो एक रचना है, वो स्वयंभू की रचना है, अपभ्रंश भाषा में है। उसके बाद हमारा दोस्तों आता है हिंदी। क्या आता है दोस्तों? हिंदी आता है। और हिंदी जो है ये आपका 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। हिंदी जो है 1000 ईस्वी से अब तक जो है माना जाता है। कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से अब तक, अर्थात हिंदी का विकास कब से हुआ है? तो कब से हुआ है? 1000 ईस्वी से हुआ है दोस्तों। अब देखिए, हमें उम्मीद है कि पूरा आप लोगों को समझ में आएगा। और देखिए इसका एक सिस्टम है, लॉजिक। आप देखिए 1500 में से अगर हम 500 घटा दें तो 1000 आ जाएगा। 1500 में से अगर हम 500 घटाएं तो 1000 आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो ये जो भाषा है ये 500, आप कह सकते हैं कि 500 ईसा पूर्व तक, जिसे 500 ईसा पूर्व तक चली है। अगर देखा जाए, सॉरी, 1500 ईसा पूर्व से 1000, तो 500 का अंतर है। और हर भाषा में 500 का अंतर आएगा। देखिए 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी, ये भी आप देखिए 500 से 1000 ईस्वी पहली ईस्वी, और पहली ईस्वी से 500 ईस्वी, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और 1000 ईस्वी से अब तक, अर्थात 500 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा आ जाता है। और प्राकृत भाषा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली है। ईसा पूर्व और ईस्वी, ईसा पूर्व दोस्तों पीछे की तरफ चलता है, ईस्वी आगे की तरफ चलता है, ऐसा होता है। अब हम देखते हैं, इतना जो है हर भाषा का हमने टाइम पीरियड देख लिया। क्या देख लिया दोस्तों? हर भाषा का टाइम पीरियड हमने देख लिया, कौन सी भाषा कब तक चली है। तो हमें उम्मीद है कि पूरा समझ में आपको आएगा। और वीडियो जो है अंत तक देखिएगा। अगर बीच में आप लोग छोड़ के चले जाएंगे तो उतना मतलब नहीं निकलेगा और अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे। इसलिए वीडियो
पूरा अंत तक आप लोग देखिएगा, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि वैदिक संस्कृत का टाइम समय क्या है, तो आप देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड क्या है, तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। पाली भाषा का टाइम पीरियड क्या है, तो 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी। और प्रकृत या अर्धमागधी का समय क्या है, तो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी। और अपभ्रंश का टाइम क्या है, समय क्या है, कब से कब तक चली है, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और 1000 ईस्वी से अब तक जो हमारी चल रही है दोस्तों, वो हमारी क्या चल रही है, वो हिंदी चल रही है। और हिंदी का विकास, क्वेश्चन ऐसे आया था कि हिंदी का विकास कब से माना जाता है, तो हिंदी का जो विकास है ये कब से हुआ, तो 1000 ईस्वी से माना जाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा और बहुत मज़ा आने वाला है और याद भी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 500 अगर हम डिस्टेंस करेंगे तो 500 माइनस करते अगर चलेंगे तो सारी भाषाओं का टाइम समय एकदम श्योर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और समझ में आया होगा, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। 500 अगर आप घटाते रहेंगे, माइनस करते रहेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं।